नमस्कार साथियों, अवस्थी क्लासेस यूनिवर्सिटी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, शिक्षण विधियों का टॉपिक हमारा चल रहा है और शिक्षण विधियों में हम आपको प्राचीन शिक्षण विधियों के बारे में बात कर चुके हैं, परंपरागत शिक्षण विधियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अभी हम संस्कृत की शिक्षण विधियों में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण के बारे में। व्याकरण शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखिए व्याकरण शिक्षण। व्याकरण शिक्षण क्या होता है दोस्तों? व्याकरण शिक्षण की जब बात आती है तो व्याकरण को पढ़ने के लिए जिन जिन विधियों का प्रयोग हम करते हैं उनको अपन व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत पढ़ते हैं। और व्याकरण शब्द को कैसे बनाया गया है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इन सारी चीजों की हम आपको वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ बी उपसर्ग है प्लस आंग उपसर्ग है, इसके बाद दोस्तों क्री धातु के साथ में ल्युट प्रत्यय का विधान करने से हम व्याकरण पद तैयार करते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पढ़ाया हुआ है प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत कि ल्युट एक प्रत्यय जो है वो ऐसा है कि उसमें नपुंसक लिंगवाची पद बन के आते हैं। अब हम नपुंसक लिंगवाची पद की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ व्याकरण पद जो है उसकी मौलिक दशा नपुंसक लिंग के रूप में स्वीकार करी जाती है। यानी कि ध्यान रखना, ल्युट प्रत्यय से बनने वाले पद जो है दोस्तों वो नपुंसक लिंग के होते हैं। तो व्याकरण पद जो है वो भी आपका नपुंसक लिंग का ही होता है। कैसे कैसे बनेगा दोस्तों? वी उपसर्ग का हमने वी ले लिया, हलंत्यम से हम इसकी संज्ञा करेंगे तो आ बच जाएगा हमारा। आ बच जाएगा तो बी प्लस आ दोनों में यण संधि का विधान करेंगे। हम कौन सी संधि का विधान करेंगे? यण संधि का। और यण संधि का एको यणची सूत्र जब हम इसमें लगाएंगे तो बी प्लस आ मिलके व्या बन जाएगा। तो ये पोर्शन तो यहाँ तक तैयार हो जाता है। दूसरा हम बात करें क्री प्लस ल्युट के बारे में। हमने आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ाया हुआ है। संज्ञा प्रकरण में हमने बता रखा था कि जब किसी प्रत्यय के आगे ला दे रखा हो आधा तो उसकी संज्ञा होती है लसक उत्तरद्वंद्वी सूत्र से। और अंत में हलंत वर्ण दे रखा हो कोई भी तो हलंतम सूत्र वहां उसकी संज्ञा कर देता है। तो लसक उत्तरद्वंद्वी से ला की करेंगे और हलंतम से टा की करेंगे तो हमारे पास यू बच जाता है। सूत्र आता है हमारा एक नया युगोर नाको। कौन सा सूत्र आता है दोस्तों? युगोर नाको। और युगोर नाको सूत्र से जब हम बात करते हैं तो यू को अनादेश करता है। और यू के स्थान पर जब अनादेश होगा दोस्तों तो ये वाला जो ल्युट प्रत्यय है इसके लिए एक सूत्र है हमारा कि कोई भी ला की संज्ञा करने वाला प्रत्यय हो, कोई भी का की संज्ञा करने वाला प्रत्यय हो, जब किसी धातु के साथ वो जुड़ेगा तो धातु के स्वर को गुणादेश करेगा। तो क्री में जब ल्युट का अन जोड़ेंगे तो दोस्तों इसमें री को गुणादेश होगा और री को गुणादेश करेंगे तो का में से री को अलग करो, इसमें अन जोड़ो, री के स्थान पर हो गया अर गुणादेश के रूप में। तो का में अर जोड़ के अर को अन में लगा के अपन कर्णम रूप बना देते हैं। इस तरीके से हमारा ये कर्णम रूप बन जाता है। और कर्ण शब्द है नपुंसक लिंग में जाना है तो कर्णम कर्णे कर्णानी, तो ये कर्णम रूप इस तरीके से बनेगा। व्या प्लस कर्णम, इस तरीके से हमारा व्याकरण पद संपन्न होता है। दोस्तों व्याकरण पद जो हमारा संपन्न होता है, अब हम बात करेंगे कि प्रकृति इसकी नपुंसक लिंग हो गई, परिभाषा क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। व्याकरण की परिभाषा को लेकर हम बात करेंगे। देखिए परिभाषा, परिभाषा है दोस्तों व्या प्लस कर्णम। व्या का मतलब होता है व्याक्रिया करना। व्या का मतलब होता है दोस्तों व्याक्रिया करना, व्याक्रिया करना। और कर्णम का मतलब होता है दोस्तों साधन, अर्थात व्याक्रिया करने का साधन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? व्याकरण। दोस्तों जब शिक्षण विधियों की तरफ हम बात करेंगे तो व्या शब्द से हमारे कई सारे अर्थ निकलते हैं। व्या का मतलब आगमन है और व्या का मतलब निगमन भी है। यानी कि व्याक्रिया करने का मतलब हो गया आगमन और निगमन।
आगमन प्लस निगमन दोनों की बात इसमें आ जाती है। दोस्तों व्यास शब्द के अंतर्गत जब बात आती है तो संश्लेषण और विश्लेषण की बात आ जाती है। इसमें हम व्या की बात करेंगे तो उत्पत्ति, रचना की बात आ जाती है। यानी व्या शब्द जो है वो अपने आप में 3-4 तरीके के अर्थ स्वीकार करता है। व्या का मतलब व्याक्रिया करना हो गया, व्या का मतलब आगमन या निगमन हो गया, संश्लेषण या विश्लेषण हो गया, उत्पत्ति या रचना हो गया। तो यानी कि आगमन या निगमन करने का साधन, संश्लेषण या विश्लेषण करने का साधन, उत्पत्ति और रचना करने का साधन क्या कहलाता है दोस्तों? व्याकरण कहलाता है। सीधा सीधा सा मतलब आ गया। अब इसको हम संस्कृत में कन्वर्ट करते हैं तो संस्कृत में परिभाषा क्या बनती है हमारी? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दान् अनेन इति तद व्याकरणम्। ये हमारी जो परिभाषा तैयार हो जाती है, यानी कि भाषा का वह विज्ञान जिसमें उत्पत्ति या रचना करी जाए, संश्लेषण या विश्लेषण करना सीखा जाए, आगमन या निगमन करना सीखा जाए। दोस्तों समझ लीजिएगा, उसको हम क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। व्याकरण जो है उसमें हम लोग एक नई जानकारी और आपको देते हैं। इसको नया नाम दिया है व्याकरण को शब्दानुशासन। व्याकरण को शब्दानुशासन जो नाम दिया है वो किसने दिया है दोस्तों? शब्दानुशासनम नाम दिया है इसको। और शब्दानुशासनम नाम देने वाले एक आचार्य हैं, उनका नाम है आचार्य पतंजलि। आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासनम नाम से संबोधित किया है। यानी कि शब्दानुशासन का मतलब समझ लेंगे हम लोग, शब्द प्लस अनुशासन, दो शब्द हैं यहाँ पर, एक तो है शब्द और एक है अनुशासन। यानी कि भाषा का वह विज्ञान जहाँ शब्दों का अनुशासन देखने को मिले, भाषा का वह विज्ञान जहाँ पर शब्दों की बात करें तो शुद्धता और अशुद्धता के बारे में पता चले, तो वो आपका शब्दों का अनुशासन कहलाता है। और शब्दों का अनुशासन जो नाम दिया है उससे एक नया शब्द निष्पन्न होता है, इसका नाम है शब्दानुशासन। और शब्दानुशासन नाम देने वाले एक आचार्य हैं जिनका नाम क्या है? पतंजलि। और इन्होंने शब्दानुशासन नाम किसमें दिया है? महाभाष्य में। मित्रों जैसा कि आपको विदित होगा, यहाँ दो सवाल बनते हैं। एक तो पतंजलि शब्द को लेकर सवाल बनता है और एक शब्दानुशासन शब्द को लेकर सवाल बनता है। व्याकरण का दूसरा नाम शब्दानुशासन। तो शब्दानुशासन शब्द किसने दिया? पतंजलि ने। ये प्रश्न आपका क्लियर होना चाहिए। प्लस दूसरी बात, पतंजलि शब्द में संधि कौन सी है अगर पूछे आपसे, तो आपको निसंदेह है यहाँ पर पररूप संधि का विधान करना है। कौन सी संधि का विधान करना है? पररूप। सकंदु आदिशु पररूपम वाच्यंतु वार्तिक है, वो आपको पतत प्लस अंजलि, बात करें पतत प्लस अंजलि, ये इसका विच्छेद संपन्न होता है। और इस विच्छेद के साथ साथ यहाँ पर पररूप संधि का विधान आपको करना है। दोस्तों पररूप संधि अगर हमारी होगी तो सीधा सीधा इसको लेके भी आपको ध्यान रखना है कि 2011 में जो परीक्षा हुई थी आरटीई की सबसे पहले राजस्थान में, तो उसमें ये सवाल दोनों ही पूछे गए थे। दोस्तों ये सवाल अपने आप में बहुत सुपर पावर रखते हैं, इसलिए आपको इनका आंसर भी याद रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे मित्रों कि व्याकरण की जो रचना है वो किसने करी? सबसे पहले व्याकरण की प्रयोक्ता, व्याकरण के प्रयोक्ता कौन है, व्याकरण के रचनाकार कौन है, ये बात आपको पता करनी है। प्रयोक्ता या रचनाकार। दोस्तों इसका इतिहास बहुत पुराना है। बात करें तो वैदिक काल से व्याकरण हमें पढ़ने को मिली है। और वैदिक काल में जब बात आती है तो सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने व्याकरण बनाया था। और ब्रह्मा जी ने इसका ज्ञान तमाम देवी देवताओं को दिया। इसमें आपको पता भी होना चाहिए कि व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता कौन है, व्याकरण के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, व्याख्याता कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसी सारी बातें मैं आपको बात करें तो ऑफलाइन क्लासेस में भी कई बार बता चुका हूँ। मित्रों व्याकरण शब्द जो है उसमें 2-3 चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो प्रवक्ता के रूप में हमारा सवाल बनता है कि व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता कौन है। तो प्रथम प्रवक्ता में जब बात आती है तो प्रथम प्रवक्ता होते हैं इसके बृहस्पति।
सबसे पहले प्रवक्ता की जब बात आ गई तो प्रवक्ता होते हैं व्याकरण के बृहस्पति, यानी कि भगवान ब्रह्मा ने व्याकरण बनाई, सबसे पहले इसको सीखा किसने? बृहस्पति भगवान ने सीखा। बृहस्पति ने ये इंद्र यम अग्नि वरुण देवताओं तमाम को ये विचार किया था। ऐसे ही इसमें प्रथम वैयाकरण शब्द जो आता है, वैयाकरण, प्रथम वैयाकरण का नाम जब पूछा जाए आपसे तो जवाब आपको देना है इंद्र का। इसका जवाब देना दोस्तों इंद्र का। तो ये दोनों प्रश्न आपके बड़े सॉलिड हैं यहाँ पर कि प्रथम प्रवक्ता कौन है और प्रथम वैयाकरण कौन है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग तो वैदिक काल में जो व्याकरण चला था उसका नाम क्या था और लौकिक में जो व्याकरण चला था उसका नाम क्या था, दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ पर व्याकरण की दो परंपराएं प्रचलित हुई हैं, जिसमें सबसे पहले बात करें तो आपकी वारस्पति परंपरा है, वारस्पति परंपरा, और तत्पश्चात हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर माहेश्वरी परंपरा, माहेश्वरी परंपरा। ये व्याकरण की दो परंपरा आपको देखने को मिलती है। और दोनों परंपरा में जब बात करेंगे तो वारस्पति परंपरा का एक निकनेम होता है, उपनाम, इसका नाम है कातंत्र। इस परंपरा को अपन कातंत्र भी कहते हैं, ध्यान रखना। और माहेश्वरी परंपरा जो है इसके प्रथम वैयाकरण में भगवान महेश यानी शिव या भगवान महेश को अपन मान सकते हैं, ये प्रथम वैयाकरण है, इसके ध्यान रखना दोस्तों। एक सिंपल सा प्रश्न बन के आता है कि ये दोनों परंपराएं हैं तो इनकी प्रयोगता कौन कौन होंगी। अब प्रयोगता में बात आती है तो बृहस्पति की जब बात आ रही है तो सीधी सीधी सी बात समझ लीजिए कि इस परंपरा के जनक जो हैं वो भगवान बृहस्पति हो गए। जनक या प्रयोगता कौन हो गए? भगवान बृहस्पति हो गए। और इसके जनक कौन हो गए दोस्तों? भगवान शिव या महेश हो गए। ये आपके लिए जानकारी रखने योग्य बात है। अब हम देखेंगे कि लौकिक व्यवहार में जो संस्कृत पढ़ने को मिलती है उस संस्कृत के हमारे पास कितने रूप हैं दोस्तों? केवल एक ही रूप है, लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में जो प्रयोगता है वो कौन कौन है? तो लौकिक संस्कृत में जो व्याकरण हमारी प्रचलित है उसमें प्रश्न क्या बनता है आपको? लौकिक संस्कृत व्याकरण के जो प्रयोगता है वो है त्रिमुनि। और त्रिमुनि कौन कौन है ये बात आपको पता होनी चाहिए। त्रिमुनि नाम से आप किसको जानते हैं? और त्रिमुनि जो हैं उसमें आप पहले भी पढ़ चुके हैं पूर्व जानकारी के अनुसार। सबसे पहले है पाणिनि, दूसरे है दोस्तों पतंजलि, और तीसरा नाम आपका है कात्यायनी और रुचि। ये आपके तीन नाम है दोस्तों। इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं को नाम दिया जाता है तदुक्ति। इनकी रचनाओं को कहा जाता है तदुक्ति। और तदुक्ति में जब बात आती है तो पाणिनि की रचना का नाम होगा अष्टाध्यायी। जैसा कि आपको पता है कि अष्टाध्यायी के अंतर्गत समास बहुब्री भी होता है, समास द्विगु भी होता है। यद्यपि दोनों दिए हुए हों तो कौन सा करें दोस्तों? निश्चित रूप से द्विगु समास करके आना है, क्योंकि द्विगु समास आकारांत उत्तरपदों स्त्रीवाचक नियम से यहाँ पे संपन्न होता है। अष्ट प्लस अध्याय से स्त्रीवाचक पद अष्टाध्यायी बनता है, ध्यान रखना। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार। दोस्तों पतंजलि की जो रचना है उसका नाम है महाभाष्यम। महाभाष्यम। और कात्यायन की रचना का नाम है दोस्तों वार्तिकम। ये एक छोटा सा इतिहास है व्याकरण का कि व्याकरण में दो परंपराएं, वारस्पति और माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा की जब बात करें तो उसको लौकिक व्यवहार जब प्रयोग में लाया तो सबसे पहले त्रिमुनि ने इसकी रचना करी है और त्रिमुनि ने 3 तदुक्ति लिखी है इनकी। दोस्तों ये इसका एक सामान्य सा परिचय आपके सामने हो जाता है। अब हम बात करेंगे इन तीनों मुनियों में भी प्रामाणिक मत किसका है। तो यहाँ पे एक बात आती है,
एक सवाल आता है यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, ये शब्द जो है ये हमारा शब्द पतंजलि जी के लिए रेफर किया जाता है। ये वाक्य पूरा कि उत्तरकालीन जो मुनि हुए हैं व्याकरण के, उनमें सबसे प्रामाणिक मत किसका मिलता है? तो दोस्तों इनमें प्रामाणिक मत है आपका किसका? पतंजलि जी का। उनके संदर्भ में बात कर रही है यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, कि उत्तरकालीन मुनियों में सबसे प्रामाणिक मत किसका है? तो वो आपका पतंजलि का स्वीकार किया जाता है। यानी कि जब तीनों मुनियों में विरोधाभास हो जाए तो सामान्य मत किसका स्वीकार किया जाएगा? पतंजलि का किया जाएगा। दोस्तों ये सामान्य परिचय हो गया। अब हम बात करेंगे जो पतंजलि नामक मुनि हुए हैं, इन्होंने व्याकरण के संदर्भ में कौन सी बात कही है? तो व्याकरण के प्रयोजन बताए हैं। व्याकरण के प्रयोजन, व्याकरण के प्रयोजन कितने हैं दोस्तों? तो यहाँ पर व्याकरण के प्रयोजनों में दो प्रकार से बातें आती हैं, मुख्य प्रयोजन और गौड़ प्रयोजन। तो याद रखना मुख्य प्रयोजन कौन कौन से हैं ये बात आप सीखिए, और गौड़ प्रयोजन कौन कौन से ये बात आप पता करिए। मुख्य प्रयोजन होते हैं आपके 5 और गौड़ प्रयोजन होते हैं आपके 13। मित्रों मुख्य प्रयोजन कितने हो गए? 5 और गौड़ प्रयोजन कितने हो गए? 13। तो ये मुख्य और गौड़ दोनों प्रयोजनों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहले हम मुख्य प्रयोजनों को लेकर बात करेंगे। तो इसके लिए एक लक्षण है रक्षोहागम लघु संदेहा। रक्षोहागम लघु संदेहा, इट मीन्स 5 प्रयोजनों को निकाल के हम मापते हैं इसी लक्षण के अंतर्गत से। तो देखिए रक्षा प्लस ऊह यहां से निकल के आता है। एक नंबर एक रक्षा, दूसरा है ऊह, तीसरा है आगम, चौथा है लघु, और 5वां होता है आपका असंदेह। मित्रों ये 5 मुख्य प्रयोजन व्याकरण के होते हैं। दोस्तों रक्षा का मतलब कि व्याकरण जो है वो हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें तो हमारी संस्कृत भाषा की रक्षा करता है, इसलिए मुख्य प्रयोजनों में रक्षा नामक एक प्रयोजन रखा गया है। क्योंकि रक्षा का मतलब सीधा सीधा हो गया किसी भाषा को संरक्षण देना, किसी भाषा की रक्षा करना। दोस्तों दूसरा ऊह, ऊह का मतलब होता है किसी चीज को आगे ले जाना, आगे बढ़ाना। बात करें हम जैसे कि आदि कवि होते हैं हमारे वाल्मीकि महोदय, जिन्होंने सबसे पहले रामायण लिखा था, और रामायण में लौकिक संस्कृत की जब बात आती है तो उन्होंने सबसे पहले एक श्लोक लिखा था अनुष्टुप छंद में, मा निषाद प्रतिष्ठामत्वम मम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाधिकम अभिकामोहितम। दोस्तों ये जो श्लोक है वो वैदिक काल का श्लोक है। अब इस श्लोक को वाल्मीकि ने, और बात करें तो श्री राम का और लक्ष्मण जी का जब वो हुआ था, बात करें तो लव और कुश दोनों उनके आश्रम में रहते थे, माँ सीता भी उनके आश्रम में रहती थी। तो उनके रहने से पहले भगवान श्री वाल्मीकि जो हैं उन्होंने रामायण धर्म ग्रंथ लिखा, जो हिंदुओं का पवित्र धार्मिक पुस्तक मानी जाती है। दोस्तों उसमें ये श्लोक जो उन्होंने लिखा था अनुष्टुप छंद में, इस श्लोक को हम तक पहुंचाने का जो काम किया है वो किसने किया है? व्याकरण ने। इसलिए व्याकरण का दूसरा प्रयोजन आपका होता है ऊह। बात करें आगम, दोस्तों आगम का मतलब हमारे धार्मिक पुस्तकों से है, अर्थात व्याकरण धार्मिक पुस्तकों का वाहक होता है, उनका रक्षक होता है, उनका संरक्षण प्रदान करता है, उनकी हमें जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके बाद बात करें लघु, व्याकरण में जो सूत्र होते हैं, सूत्र शैली के अंतर्गत वैसी पाणिनि ने व्याकरण में एक बात कही है कि सूत्र हमेशा गागर में सागर का काम करता है। घटे समुद्र पूर्णम नामक सूक्ति को चरितार्थ करता है सूत्र, और सूत्र के द्वारा व्याकरण जो है वो लघु रूप में हमारे सामने पढ़ने को मिलता है। मित्रों अब असंदेह वाली बात क्या है? असंदेह का मतलब है कि व्याकरण जो होगा उसमें कभी भी संदेह की स्थिति
नहीं होगी। याद रखना, व्याकरण में संदेह होगा ही नहीं, हर चीज बिल्कुल लॉजिकली मिलेगी, कहीं कोई समस्या आपको आएगी नहीं। व्याकरण में जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर है, टू दी पॉइंट है, अर्थात उसमें कहीं भी कोई संदेह की स्थिति नहीं है, इसलिए व्याकरण को असंदेह बोला जाता है। और निश्चित रूप से ये 5 जो प्रयोजन है आपके व्याकरण के संपन्न हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अगेंस्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे तो आपका सबसे अगला जो बिंदु है वो गौड़ प्रयोजन को लेके है। और व्याकरण के गौड़ प्रयोजन कितने हैं, वो 13 गौड़ प्रयोजन बताए पतंजलि ने। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पतंजलि महोदय के द्वारा ये क्लासिफिकेशन किया गया है। याद रखें, मुख्य प्रयोजन 5 और गौड़ प्रयोजन 13 जो बताए हैं वो किसने बताए, पतंजलि महोदय ने बताए हैं। मित्रों, पतंजलि ने जो 13 गौड़ प्रयोजन बताए उनमें कौन कौन से हैं, उनको मैं आपके लिए बात करूं तो देखिए, सबसे पहले इनको हम लिख लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से, वैसे तो हमसे पूछे नहीं जाएंगे। यदि मैं आपसे बात करूं तो देखिए, ते असुरा दुष्ट शब्द यद अधिकम यस्तु प्रयुक्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति यो वा इमाम चत्वारि उतत्व सक्तुम इव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य और सुदेशु अस्ति वरुणः। इस तरीके से व्याकरण के 13 प्रयोजन आपको बताए जाते हैं। तो मित्रों, ये हमसे कभी भी प्रश्न पत्र में पूछा नहीं जाता है, केवल इतना पूछता है हमसे कि व्याकरण के गौड़ प्रयोजन कितने, तो 5, और 5 को लेकर सवाल पूछता है, जो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है। और 13 प्रयोजन मैंने जो उच्चारण करके आपके सामने बोले हैं उनको आप डेफिनेटली नाम से याद नहीं रखें, क्योंकि वो एक अलग से विषय बन जाता है। अब बात करें तो सायण आचार्य जो एक आचार्य हुए, उन्होंने तो इंद्र को प्रथम वैयाकरण माना है। तो प्रथम वैयाकरण कौन है, इंद्र, क्योंकि भगवान बृहस्पति ने ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त किया था व्याकरण का, तो उन्होंने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, रुद्र, इनको सबको क्रम से ज्ञान प्रदान किया था व्याकरण का। इसको अपन वैदिक व्याकरण के नाम से जानते हैं। तो ये विषय मैं आपको पहले से भी क्लियर कर चुका हूँ। अब बात करें व्याकरण के अन्य जो वैयाकरण हैं वो कौन कौन है, जिनमें धन्वंतरी है, काश्यप है, वशिष्ठ है, भृगु हैं, अत्रि हैं, कास्कृष्ण हैं, वैयाग्रपाद हैं, माध्यंदिनी हैं, सौनक हैं और गौतम हैं। ये व्याकरण के अन्य 10 वैयाकरण आपके और देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न आता है कि जो हमारे वेदांग होते हैं, वेदांगों में व्याकरण को स्थान कहाँ मिला है, वेदांग में स्थान। तो दोस्तों, वेदांग में स्थान की जब बात आती है तो देखिए, मुखम व्याकरणम स्मृतम, एक कोटेशन हमारी आती है, और इस कोटेशन से वेदांगों का स्थान ये सुनिश्चित हो जाता है कि व्याकरण को मुख के रूप में स्वीकार किया गया है, यानी कि वेद पुरुष के मुख को व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के मुखमंडल से उसके चरित्र, उसके आदर्श गुणों, उसके शील गुणों के बारे में पता चलता है, ठीक वैसे ही व्याकरण की पहचान, व्याकरण से उस भाषा की पहचान होती है। याद करें तो कोई भी भाषा क्यों ना हो, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कोई सी भी भाषा क्यों ना हो, अगर हमें उस भाषा के बारे में अंदर तक पता करना है तो दोस्तों हमें चाहिए कि हम उस भाषा का व्याकरण पढ़ें, यानी कि भाषा के व्याकरण से उस भाषा के आभा मंडल की, उस भाषा के शरीर की, उस भाषा के स्वरूप की पहचान हम लोग कर सकते हैं। जिस प्रकार किसी मनुष्य की चरित्र की अगर हमें पहचान करनी है तो उसके चेहरे को देख के हम पता लगा लेते हैं कि ये आदमी चरित्रवान है या चरित्रहीन है। तो ठीक वैसे आप कोटेशन याद रखिएगा, मुखम व्याकरण स्मृतम। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है, किसी एक शब्द को या तो मुख को हटा के प्रश्न कर सकता है या व्याकरण को हटा के प्रश्न कर सकता है, और आपसे इस सूक्ति की पूर्ति करवाई जा सकती है। यद्यपि सवाल आपका खालिस्तान ध्यान दे दे तो मुखम आपको ऑप्शन में दिया होगा, निश्चित सी बात है, ध्यान से देगा तो व्याकरण ऑप्शन में दिया होगा। अब बात करें दोस्तों हम व्याकरण का जो शिक्षण उद्देश्य है वो क्या है, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, ये बात हम आपको क्लियर करते हैं। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, व्याकरण शिक्षण के
उद्देश्य। दोस्तों इस पर हम चर्चा करते हैं। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपको पता है कि भाषा के ध्वनि तत्वों का परिचय कराने के लिए व्याकरण शिक्षण आवश्यक है। भाषा के ध्वनि तत्वों का परिचय, ये बात ओरली आप सुन के भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि इन चीजों को लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो भाषा के ध्वनि तत्वों का परिचय कराने के लिए व्याकरण जरूरी है दोस्तों। शुद्ध रूपों का ज्ञान और वाक्य रचना में सामर्थ्य संपादन। शुद्ध रूपों का ज्ञान करेंगे हम लोग कि शब्द शुद्ध किस तरीके से लिखा जाना है, संधि का प्रयोग सही हुआ है नहीं हुआ, समास का प्रयोग सही हुआ है नहीं हुआ, संधि की दृष्टि से अशुद्धि है या समास की तरफ से अशुद्धि है, कैसी भी अशुद्धि अगर उसमें है तो इसका पता लगाने के लिए हमको व्याकरण का आना बहुत आवश्यक है। यानी कि रचना में सामर्थ्य का मतलब क्या है? वाक्य रचना जैसे हम करेंगे तो उसमें सामर्थ्य हमें कौन दिलाएगा दोस्तों? व्याकरण दिलाएगा। कैसे दिलाएगा व्याकरण? क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हमें वाक्य रचना में मदद मिलती है। कौन सा लकार है, किस प्रकार की धातु का प्रयोग है, कैसे विभक्ति का प्रयोग करना है, कौन से शब्द के योग में कौन सी वाली विभक्ति लगानी है, सारी चीजों को जानने के लिए हमको व्याकरण जानना आवश्यक है। इसके बाद तर्क शक्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति और मूल्यांकन शक्ति का विकास। यानी कि अपना खुद का मूल्यांकन करना है कि हम कोई चीज जानते या नहीं जानते, तो पता कैसे लगेगा? व्याकरण से। तर्क शक्ति की बात आती है, जैसे मान के चलिए हमें भाषा का संवाद करना पड़ जाए, कहीं कोई भाषण प्रतियोगिता चल रही हो और उसमें हमें संस्कृत में संभाषण करना पड़ जाए, तो संस्कृत संभाषण की जो योग्यता है वो हमारे अंदर व्याकरण के द्वारा ही संपन्न होगी। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम संस्कृत संभाषण करने में असमर्थ हो जाएंगे मित्रों। अब बात करें तो शुद्ध वाक्य रचना का जो प्रयोग है वो भी हम व्याकरण के द्वारा ही सीख पाते हैं। तो ये आपको व्याकरण के उद्देश्यों में हमने जो ओरली जानकारी दी है, आप इनको आराम से समझ के भी लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब बात आती है कि व्याकरण शिक्षण जो है वो कितने प्रकार का है। व्याकरण शिक्षण किस किस तरीके से कराया जाता है? तो दोस्तों व्याकरण का शिक्षण है वो औपचारिक और अनौपचारिक दो तरीके से होता है। औपचारिक रूप से कैसे और अनौपचारिक रूप से कैसे, ये बात भी आपको बता देते हैं। देखिए, व्याकरण शिक्षण दो प्रकार से होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जो शिक्षण होगा उसमें सीधा सीधा सा औपचारिक रूप से बात करी जाएगी। जैसे मान के चलिए औपचारिकता क्या होती है? जैसे औपचारिकता ये है कि आपको मैंने बोला कि भैया आप ऐसा करना, कल से क्लास लेने आ जाना, पढ़ने आ जाना, संस्कृत की क्लास चलेगी। तो आप अपने घर से बैग रेडी किया, पुस्तकें रखी, नोटबुक रखी, पेन लिया और अपनी बाइक लेके आप चल पड़े। तो ये आपने औपचारिक प्रक्रियाएं की हैं। इसका मतलब आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप पूरी चीजें सामग्री साथ लेके चले हैं, ये तो होगी औपचारिकता। मतलब अपने जो जो चीजें आवश्यकता की हैं वो साथ लेके चले और सिस्टमैटिक तरीके से हम किसी भी चीज को अध्ययन अध्यापन करें, तो वो तो होता है औपचारिक शिक्षण। दोस्तों अनौपचारिक शिक्षण में बात आती है कि प्रसंगवश, जैसे मान के चलिए कि अभी हम लोग कोई कथा कह रहे हैं, कोई कहानी सुन रहे हैं और अचानक से प्रसंगवश कोई ऐसा शब्द आ गया जो व्याकरण से संबंध रखता है, तो दोस्तों उस संबंध में व्याकरण की जानकारी दे रहे हैं, तो वो अनौपचारिक शिक्षण हो गया। एक तो व्यक्ति से आप आके आपने संस्कृत भाषा की व्याकरण को आपने पढ़ने के लिए तरीके से क्लासें ली, नियमित तरीके से आपने नोट किया सब चीज और उसको सीखा, वो तो औपचारिकता की बात हो गई। अनौपचारिकता की बात होगी कि प्रसंगवश कोई और कार्य चल रहा है, बीच में कोई और बात आ जाए, तो ये आपको अनौपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाता है। दोस्तों औपचारिक शिक्षण में क्या होता है? स्वतंत्र रूप से विषय का अध्ययन होता है। सबसे पहले स्वतंत्र रूप से विषय पढ़ाया जाता है, विषयाध्ययन। यानी कि मैंने बोला ना कि आप तैयार होके आए, नोटबुक कॉपी पेन वगैरह सब कुछ साथ लेके आए और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है? व्याकरण। तो वो स्वतंत्र रूप से व्याकरण का शिक्षण होता है। दोस्तों इसमें कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। कंठस्थीकरण पर बल। कंठस्थीकरण क्या होता है? कंठस्थीकरण का मतलब किसी चीज को सिखाने के लिए आपको जो चीजें
कंठस्थ करके बताए जाए, इसका मतलब हो गया कंठस्थीकरण पर बल दिया जा रहा है। दोस्तों तीसरी बात आती है स्मरण शक्ति का विकास। स्मरण शक्ति का विकास ये कैसे होएगा, इसको समझिए। जैसे मान के चलिए कि आपको शब्द रूप नहीं आते, आपको धातु रूप नहीं आते, आपको समास संधि वगैरह कुछ नहीं आता, तो पर्टिकुलर अध्यापक द्वारा आपको उस संबंध में कंठस्थीकरण प्रक्रिया द्वारा याद करवाया जाए और फिर अगले दिन आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई बताओ आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो आपकी स्मरण शक्ति और कंठस्थीकरण दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। पहले कंठस्थीकरण होगा, तत्पश्चात आपका स्मरण शक्ति का पता चलेगा कि आपकी स्मरण शक्ति का विकास हुआ है या नहीं, अर्थात कोई चीज आपको याद हुई है या नहीं। ये सारी बात पता करने के लिए आपको कौन सा शिक्षण करना जरूरी है, औपचारिक शिक्षण। कौन सा शिक्षण दिया, औपचारिक शिक्षण। ऐसे ही बात करेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट अगला बिंदु लेकर। तो अगले बिंदु में हमसे बात आती है कि सर्वव्यापकता की उत्पत्ति, अर्थात बात करें सर्वव्यापकता की उत्पत्ति, यानी कि हम लोग सब कुछ जाने हैं या नहीं जाने। बात करें तो जीरो से लेके स्टार्टिंग तक, सॉरी सर्वजनात्मकता शब्द में इसमें ले सकते हैं, सर्वव्यापकता शब्द में ले सकते हैं। तो सर्वजनात्मकता क्या होती है और सर्वव्यापकता क्या होती है, दोनों चीजों को समझिए। जैसे मान के चलिए कि मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ आपकी क्लास 1 महीने से चल रही है, आप क्या सीखे। तो जो चीजें स्टार्टिंग से लेके आज तक की हमारी चली हुई है वो हो गया पूरा सर्वव्यापक। बात करें तो ऑल ओवर। तो इसमें आपको कितना याद है, तो व्यापक चीज में सर्जनात्मकता कितनी आपको प्राप्त हुई है, ये दोनों चीजें आपके लिए एक दूसरे की क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू मान के चलिए कि पूरे में से पूरा याद है तो सर्वव्यापकता सर्जनात्मकता एक ही बात होगी, और यदि पूरे में से कुछ याद है तो वो बिंदुवार काम हो गया। तो यानी कि जो भी चीजें मूल्यांकन के बतौर निकल के आती है कि आपने क्या सीखा, वो सब किसमें निकल के आती है, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट विधि है वो विधि कौन सी है आपकी, और उस विधि को हम लोग इम्पोर्टेंट नाम क्यों देंगे, उसमें एक रीजन भी है। तो इसमें जो प्राथमिक स्तर पर जब हम बात करेंगे, संस्कृत को हमें सीखना है, प्राथमिक स्तर पर जब हमारी बात चल रही है और औपचारिक संस्कृत शिक्षण हम करा रहे हैं व्याकरण का, तो प्राथमिक स्तर पर जब हमारी बात आती है तो प्राथमिक स्तर पर व्याकरण अनुवाद विधि, जो कि हम लोग एक बार पढ़ भी चुके हैं, व्याकरण अनुवाद विधि ऑफलाइन क्लासेस में हमने सब कुछ आपको बताया हुआ है कि व्याकरण अनुवाद विधि में किस तरीके से हम लोग काम चलाएंगे। इसमें सीधा सीधा क्या होता है कि स्टार्टिंग से शब्द परिचय, संज्ञा परिचय, सर्वनाम विशेषण परिचय कराते हुए हम लोग शब्द रूप धातु रूपों की चर्चा करते हैं। तो स्टार्टिंग से हमारा जीरो से काम स्टार्ट होता है। तो ये तो औपचारिक शिक्षण की मुख्य विशेषताएं हो गई। ध्यान रखना, प्राथमिक स्तर पर व्याकरण अनुवाद विधि औपचारिक रूप से कराई जाती है। अब बात आती है अनौपचारिक शिक्षण की। तो अनौपचारिक शिक्षण में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जैसे मान के चलिए कि प्रसंग चल रहा है कोई बात को लेकर, प्रसंग में, कथा में, कहानी में व्याकरण से संबंधित कोई बात आ जाए, कोई प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में आ जाए या कथा कहानी में कोई भी बात आ जाए, तो व्याकरण से संबंधित कोई भी कथन जब वहां पर आएगा तो उसको अध्यापक उसी दरमियान आपके बीच में बात करने लग जाए तो समझ जाना कि बात तो चल रही थी किसी और विषय पर और काम हो गया किसी और विषय का चालू, तो समझ लीजिए वो अनौपचारिक शिक्षण हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास, इसका मतलब हमारा प्रयोजन तो क्या था, भगवान विष्णु जी का हम भजन करने आए थे और कपास रोपने लगे। तो ये क्या है, ये एक लोकोक्ति है। तो ठीक वैसे ही अनौपचारिक शिक्षण पर बात लागू होती है कि प्रसंग चल रहा था कोई और बात को लेकर, कथा चल रही थी किसी और विषय को लेकर, और प्रसंग किसको लेके स्टार्ट हो गया, व्याकरण शिक्षण को लेके स्टार्ट हो गया। तो व्याकरण शिक्षण की प्रसंग के मध्य में जो वार्ता हो रही है वो अनौपचारिक शिक्षण की पारिभाषिक शब्दावली बन जाती है, अर्थात अनौपचारिक शिक्षण जो है हमें देखने को मिलता है। अब अनौपचारिक शिक्षण का जो माध्यम है वो क्या हो सकता है, इसमें सबसे बढ़िया माध्यम क्या होगा, पाठ्य पुस्तक विधि। यानी पाठ्य पुस्तक विधि में व्याकरण की पाठ्य पुस्तक विधि जो है उसमें हमको अनौपचारिक शिक्षण देखने को मिलता है।
कैसे मिलता है एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। मान के चलिए हम लोग कक्षा 10वीं की पुस्तक को लेकर बात करें, कक्षा 10वीं में, और हम पाठ पढ़ रहे हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो पाठ हमने पढ़ा, और महाराणा प्रताप पाठ को जब हम पढ़ने बैठे तो आप लोगों को ध्यान चाहिए कि प्रताप की जब बात आएगी तो मेवाड़ के बारे में बिल्कुल बताया जाएगा, सी बात है। अकबर के बारे में बताया जाएगा दोस्तों, चेतक घोड़े के बारे में बताया जाएगा। और यद्यपि इन सबकी बात जब चल रही है तो प्रताप का पुत्र अमर सिंह कौन था, प्रताप ने भीलों से क्या मित्रता की और कैसे कैसे उसको मदद मिली। बात करें तो भामाशाह कौन था, भामाशाह ने प्रताप की किस संकटकालीन परिस्थिति में सहयोग किया। तो ये सारी बातें प्रसंगवश हो जाएंगी। तो ये तो प्रसंग कौन सा चल रहा है, महाराणा प्रताप से संबंध है। ये तो हो गया टू दी पॉइंट्स। अब इसमें व्याकरण का अनौपचारिक शिक्षण कैसे होगा, देखिए मान के चलिए कि इसमें से प्रताप शब्द को लेके कोई बात आती है और प्रताप शब्द को लेके पूछा जाए आपसे कि किस उपसर्ग, किस धातु और किस प्रत्यय के योग से बना है। तो इस प्रताप शब्द में हम बात करेंगे प्रय उपसर्ग है, तप धातु के साथ हम लोग बात करें तो भैया प्रत्यय जोड़ेंगे। अब ये हो गई जो बात प्रसंगवश हो गई, किसकी, व्याकरण का प्रसंग निकल के आ गया। महाराणा प्रताप से प्रताप शब्द को लेकर जब हम समझाने लगे बीच में, तो ये उपसर्ग की, धातु की और प्रत्यय की जो वार्ता है तो कैसा शिक्षण हो गया, अनौपचारिक शिक्षण हो गया। कैसे शिक्षण हो गया, अनौपचारिक। तो मित्रों इससे आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए कि अनौपचारिक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो पाठ्यपुस्तक विधि, याद रखिएगा। और औपचारिक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो व्याकरण अनुवाद विधि। ये दो सवाल आपके यहाँ से बनकर तैयार हो जाते हैं। अब व्याकरण अनुवाद विधि की जब बात आ रही है, ध्यान रखिएगा औपचारिक शिक्षण, पाठ्यपुस्तक विधि की बात आ रही है, ध्यान रखिएगा अनौपचारिक शिक्षण। ये बातें पूछी जाती हैं पेपर में शिक्षण विधियों के रिगार्डिंग। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अनौपचारिक शिक्षण कस्य विधि सर्वप्रयुक्तम होती, तो आप क्या जवाब देंगे, पाठ्यपुस्तक विधि। आपसे पूछा जाए औपचारिक शिक्षण से सर्वोत्तम विधि का अस्ति, आप जवाब देंगे व्याकरण अनुवाद विधि। तो ये दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों व्याकरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, कौन सी प्राचीन विधि है, कौन सी नवीन विधि है, इसके बारे में चर्चा आप करते हैं। देखिए व्याकरण शिक्षण की विधि। अब विधि में जब बात आती है तो सबसे पहले सवाल हमारा कि नवीन विधि कौन सी है और अर्वाचीन। नवीन को अगर अर्वाचीन बोलते हैं और प्राचीन को पुरातन बोलते हैं। तो सबसे पहले प्राचीन विधि कौन कौन सी है, इन पर चर्चा करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे दोस्तों अर्वाचीन विधि। अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन। ये सब जरूर ध्यान रखिएगा कि अर्वाचीन नाम लिखा जाए तो अर्वाचीन का मतलब पुराने से नहीं समझे आप, अर्वाचीन का मतलब होता है नवीन। दोस्तों ये दो प्रकार की विधियां आपको पढ़ने को मिलेगी। तो प्राचीन विधियों में कौन कौन सी विधियां हैं, प्राचीन विधियों में कौन कौन सी विधियां, ये देखिए सबसे पहले नंबर 1, मैं इनको लिपिबद्ध भी कर देता हूं। सबसे पहले पारायण विधि। सबसे पहले कौन सी विधि, पारायण विधि। दूसरा हम बात करेंगे सूत्र विधि। कौन सी विधि, सूत्र विधि। पारायण विधि हो गया, सूत्र विधि हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे व्याख्या विधि। इनको थोड़ा सा हम डिटेल भी करेंगे बाद में। व्याख्या के बाद में हमारा जो अगला आता है नंबर नेक्स्ट, अव्याकृति विधि। अव्याकृति विधि। इसके बाद में अगला कंटेंट हमारा अनौपचारिक विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। अनौपचारिक विधि, व्याकरण अनुवाद विधि। इसके बाद में पाठ्यपुस्तक विधि, स्पष्टीकरण विधि,
ये भी आपकी विधियां हैं। स्पष्टीकरण विधि, बात करें तो वर्णन विधि और विवरण विधि, वर्णन और विवरण। ये जो विधि हमने लिखी है ये व्याकरण की आपकी प्राचीन विधियों के अंतर्गत आती है। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पारायण, पारायण का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए वैदिक काल में क्या होता था कि सनातन धर्म के कोई स्कूल तो चलते नहीं थे, आश्रम व्यवस्था थी। आश्रम में ऋषि मुनि अपने छात्रों को अंतेवासी करके शिक्षा देते थे। अंतेवासी से तात्पर्य क्या है कि गुरुकुल परंपरा का चलन था। छात्र जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहता था उसको गुरु आश्रम में ही रहना पड़ता था, गुरु की सेवा परिचर्या करनी पड़ती थी और वहीं पर रहकर उसको शिक्षा दीक्षा मिलती थी। तो मित्रों वहाँ बड़े बड़े वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए उनको सिखाया जाता था। कोई कॉपी किताब वाला सिस्टम तो था ही नहीं। गुरु अपनी गद्दी पर बैठा होता था, साथ में छात्र आसन लगाकर बैठे होते थे। तो वहाँ उनको मंत्रों का उच्चारण करना सिखाया जाता था और एक एक मंत्र को कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार ये पारायण का तरीका होता था। तो पारायण विधि में सूत्रों का केवल उच्चारण करना सीखा जाता था। लाइक डेट, जैसे कि मैं अभी आपके सामने कोई मंत्र बोलने लग जाऊं और आपसे बोलूं कि आप सेम बोलिए, तो वही एक विधि जो होगी वो आपकी पारायण विधि होगी। जैसे अभी हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस तरीके से मैं जैसा मंत्र आपके सामने बोल रहा हूँ गायत्री वाला, तो यही मंत्र आपको बोलना है। कहने का मतलब ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये वाला जो मैंने बोला है ये आपका शिव जी का एक मंत्र है और आप समझ भी रहे होंगे कि इस मंत्र को अपन किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये मंत्र जो है मैंने बोला आपसे मैं इसका उच्चारण करवा रहा हूं, तो ये आप डिटो उच्चारण कर रहे हो, ये आपका कौन सी विधि के अंतर्गत होगा? पारायण विधि के अंतर्गत। सूत्र विधि में क्या होता है कि सूत्र की भाषा को सूत्र से ही समझना। सूत्र विधि के प्रयोक्ता कौन है दोस्तों? आपको पता होगा, सूत्र विधि पाणिनि ने प्रदान की है और पाणिनि ने ही सूत्रों का प्रयोग करना सिखाया था सर्वप्रथम। बात करें तो व्याख्या विधि, व्याख्या विधि में केवल टू दी पॉइंट हम बात करेंगे और प्रश्न को प्रसंगवश हम केवल व्याख्यान करेंगे, उसके अलावा हम कोई लिखाने पढ़ाने का काम नहीं रहेगा। आगे अव्याकृति विधि जो है उसके अंतर्गत भी क्या होता है दोस्तों, व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाता है, अभ्यास पर भी बल दिया जाता है, ये सारी चीजें हैं। इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अनौपचारिक की बात मैं भी कर चुका हूँ, व्याकरण बात मैंने आपको बताई दिया है। पाठ्य पुस्तक, स्पष्टीकरण, वर्णन, विवरण, ये सारी चीजें जो है प्राचीन विधियों के अंतर्गत पढ़ी जाएंगी। मित्रों अब हमारा अगला सवाल बनता है कि आधुनिक विधि कौन कौन सी है व्याकरण की। तो आधुनिक विधियों में भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले हमारी विधि आती है, सबसे श्रेष्ठ विधियों में जिसको जाना जाता है वो है आगमन विधि। बात करें ये व्याकरण की श्रेष्ठ विधि मानी गई है, व्याकरण की श्रेष्ठ विधि है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि व्याकरण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है और ऑप्शन में केवल आगमन विधि और निगमन विधि दिया हुआ हो, आगमन अलग ऑप्शन में और निगमन अलग से, तो ऐसी स्थिति में आपको जवाब आगमन विधि करना है। और यदि आपसे पूछा जाए कि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है और प्रश्न में आपके लिए आगमन भी ऑप्शन में हो, निगमन भी ऑप्शन में हो, एक ऑप्शन हो आगमन निगमन, ऐसी स्थिति में आपको आगमन निगमन करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगमन के अलावा दूसरी विधि आती है हमारी निगमन। अब निगमन विधि में क्या होता है ये बात भी आपको हम सिखाएंगे। आगमन विधि हो गई, निगमन हो गई, कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं, कैसे कैसे प्रयोग में लाया जाता है, वो सारी चीजें हम आपको डिटेल में लेके चलेंगे आगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्टली आगमन निगमन दोनों का परिष्कृत रूप, आगमन निगमन विधि। मैंने जो प्रश्न आपको अभी क्लियर किया था वो प्रश्न आपके सामने वापस से दोहराऊंगा। दोस्तों देखिए
क्लियर सी बात है कि आगमन विधि को श्रेष्ठ विधि की संज्ञा दी है जब ऑप्शन में केवल 2 हो, और यदि ऑप्शन में 2 के अलावा तीसरा भी ऑप्शन हो फिर पूछा जाए प्रश्न में कि व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आगमन विधि का जवाब देना। इसके अलावा नंबर 4 पर समवाय विधि या सहयोग विधि, समवाय विधि या सहयोग विधि, ये भी आपकी व्याकरण की अर्वाचीन विधियों में पढ़ी जाती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट विधियां तो यही है आधुनिक विधियों में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये तीनों ही चलेंगी। और ये समवाय विधि और सहयोग विधि जो है इसको अपन कैसे पढ़ेंगे, ये सारी बातें आपको डिटेल में लेकर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्याकरण की अर्वाचीन प्राचीन कौन सी है। तो अर्वाचीन प्राचीन का डायग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्राचीन हो गई आपकी, ये अर्वाचीन हो गई। अब हमको 1 by 1 पढ़ना है इनके लिए। तो 1 by 1 सबसे पहले हम प्राचीन विधियों को लेकर चर्चा करेंगे। प्राचीन विधियों में व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि, प्राचीन विधि कौन सी है इसको लेके बात करते हैं आज। तो सबसे पहले इसमें मैंने आपको जो प्राचीन विधि में पारायण विधि जो मैंने बताई है, स्टार्टिंग नंबर 1 पर उस पारायण से चर्चा करते हैं। पारायण विधि से लेकर हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बताया कि पाणिनि के समय में प्रचलन हुआ था, ये बात भी दिमाग में रखनी है। दूसरा पाणिनि के समय प्रयोग, पारायण करने वाले को कहते क्या, हम लोग पारायणिक कहते हैं। जैसे मान के चलिए गुरु जी के सामने मुझे पारायण करने का आदेश मिला, तो मेरा नाम वहां पर अमुक नाम का छात्र नहीं होगा, मुझे पारायणिक नाम से संबोधित किया जाएगा। पारायणिक क्या होता है, गुरु जी के बताए अनुसार उस चीज को दोबारा से दोहराना, वो पारायणिक नाम पड़ जाता है। तो याद रखना, पारायण करने वाले का नाम पारायण कर्ता को पारायणिक कहा जाता है। पारायणिक नाम दिया जाता है। पारायण करने वाले को पारायणिक नाम दिया जाएगा, ध्यान रखना। अब पारायण के नियमों में मैंने आपको बताया कि पारायण कितने तरीके से होता है। पारायण का मतलब आवृत्ति या रटना से है। पारायण का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। पारायण का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे पेपर में, पारायण का मतलब होता है रटना, आवृत्ति करना, दोहरान करना, यानी किसी चीज को रटना, एक तरह से किसी चीज को बार बार बोलना, किसी चीज का रिपीटेशन करना, ये क्या कहलाता है, पारायण कहलाता है। तो पारायण का शाब्दिक अर्थ हो गया आपका रटना, आवृत्ति करना या दोहरान करना। मित्रों ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर पारायण कितने टाइम तक कैसे कैसे किया जाता है। पांच बार करने वाले को पंचक, 7 बार करने वाले को सप्तक, 8 बार करने वाले को अष्टक, ये पारायण कर्ता के नाम है। जो 5 बार करेगा उसका नाम पंचक हो जाएगा, जो 7 बार करेगा उसका नाम सप्तक हो जाएगा, और जो 8 बार किसी चीज का उच्चारण करेगा उसका नाम अष्टक हो जाएगा। तो याद रखना, इस प्रकार से ये पारायण के तरीके हैं। पारायण करने के मापदंड नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि पारायण करने का मापदंड क्या है, तो पंचक, सप्तक, अष्टक, इस तरीके से आपके मापदंड होते हैं। अब प्रश्न आता है कि परीक्षा में अशुद्धि जो करेगा, पारायण के दौरान अशुद्धि जो करेगा, अशुद्धि करता छात्र को किस नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिए। ये पारायण जैसे मुझसे करवा रहे हो, मैं अशुद्धि कर रहा हूं, तो मेरा नाम क्या पड़ जाएगा। जैसे एक अशुद्धि करने वाले को एकानैक, एक अशुद्धि करने वाले का नाम हो जाएगा, एक अशुद्धिकर्ता का नाम हो जाएगा एकानिक, एकायनिक।
कोई छात्र या जो कोई विद्यार्थी एक बार अशुद्धि करेगा, एक अशुद्धि करने वाले का नाम हो जाएगा एकायनिक, याद रखना। दो अशुद्धि करता छात्र जो होएगा उसका नाम हो जाएगा क्या, द्वैनिक, 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 इस तरीके से नाम आ जाएगा। और दोस्तों दो से ज्यादा अशुद्धि जो करेगा उसका नाम हो जाएगा त्रयनिक। तीन अशुद्धि या तीन से ज्यादा भी जब बात आती है तो त्रयनिक नाम आ जाएगा उसका। एक आयनिक को एक अशुद्धि करता, द्वैनिक को दो अशुद्धि करता और तीन अशुद्धि करने वाले को त्रैनिक बोला जाएगा। याद रखना पारायण का जो तरीका होता है वो क्या होता है। मैंने आपको बोला कि गुरुजी जो हैं वो एक तरह से थोड़ा ऊंचा सिंहासन लगा के बैठते हैं, जिसको अपन चौकी या एक तरह से सिंहासन सा बोल सकते हैं। तो गुरुजी तो बैठते हैं वहां और छात्र बैठता है कुशासन पर। कुशासन का मतलब डाब घास वगैरह का जो आसन होता है उसको कुशासन बोलते हैं। तो कुशासन पर छात्र जो है वो आपका पद्मासन अवस्था में बैठकर और पारायण करता है। पद्मासन अवस्था पर बैठकर जब पारायण करता है तो याद रखना पारायण के बीच में अन्य विषय पर वार्ता नहीं होती है। पारायण जब चलेगा तो अन्य विषय डिस्कस नहीं किया जाएगा, अन्य विषय पर वार्ता नहीं होगी। कठिनता के स्तर के अनुसार पारायण होता है। यदि कोई चीज कठिन है तो उसको अधिक समय तक पारायण कराया जाएगा और कोई चीज सरल है तो उसको कम समय तक पारायण कराया जाएगा। कठिनता के स्तर के आधार पर पारायण होता है। दोस्तों कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। सिंपल सी बात है, बोला भी था मैंने कि यहाँ पर पारायण विधि में कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। अब आप लोग इस प्रश्न को ऐसे सीखें, मान के चलिए प्रश्न आपसे पूछा जाए कि नवीन शिक्षा नीति की बात करें या नवीन शिक्षा में जो बात आती है कि कंठस्थीकरण को तो पूरी तरह से निषेध माना है शिक्षा नीति में। दोस्तों याद रखना ये प्रश्न अन्य भाषाओं के लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन संस्कृत में जो बात आएगी वो पारायण विधि की जब बात आएगी तो वहां कंठस्थीकरण पर बल दिया ही जाएगा। ये बात आप निषेध रूप से नहीं समझे, यहाँ आवश्यक रूप से स्वीकार करें कि संस्कृत में पारायण विधि जब होगी, संस्कृत में सूत्र का पारायण जब होगा तो कंठस्थीकरण 101% होगा। वह आप इस प्रश्न को अलग प्रश्न में नहीं सोचें, ये ध्यान रखें। क्योंकि अलग प्रश्न का मतलब मेरा यह है कि जैसे नवीन शिक्षा नीति को लेकर आपके दिमाग में प्रश्न बनता है, नवीन शिक्षा नीति में निश्चित रूप से विरोध किया है कि वहाँ कंठस्थीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन संस्कृत में पारायण विधि के अंतर्गत कंठस्थीकरण अत्यंत आवश्यक है, याद रखना। मित्रों आवश्यकता और क्रम के सिद्धांत का अनुपालन करती है, यानी कि जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे प्रयोग किया जाएगा। और क्रम का मतलब है कि एक सूत्र का उच्चाटन जैसे हो गया उसका हमने सीख लिया तो अगले मंत्र का, अगले सूत्र का, अगले किसी भी प्रश्न का जब हम पारायण कर रहे हैं तो वो हमें पहले को पूरा करने के बाद करना पड़ेगा। तो यह आवश्यकता और क्रम का विशेष योगदान है। आवश्यकता के अनुसार प्लस क्रम का भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना। अगली जो विधि है दोस्तों वो है हमारी सूत्र विधि। अगली विधि है हमारी सूत्र विधि। सूत्र विधि में क्या होता है, देखिए मैंने जैसा कि आपको बता दिया कि इस विधि को अपन प्राचीन विधि भी कहते हैं, ये आपको अभी बताई है थोड़ी देर पहले। ये विधि आपकी पांडित विधि भी है, परंपरागत विधि है, तो इसके निकनेमों में नाम आप रख सकते हैं। प्राचीन विधि है, पंडित विधि है, पांडित विधि है। क्योंकि पंडित विधि और पांडित विधि क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें निश्चित रूप से सूत्रों का उच्चारण होता है, और सूत्रों का उच्चारण होता है तो आप ये पंडित विधि के अंतर्गत ही काउंट करी जाएगी। इसको पंडित विधि नाम ही दिया जाएगा। इसको पूरा करते हैं एक बार, फिर हम बात करेंगे आगे सूत्र विधि में होता क्या है। देखिए सूत्र विधि के जनक जो हैं, सूत्र विधि का जो प्रयोग करने वाले हैं वो कौन है, आचार्य पाणिनि। जैसा कि मैंने बोला कि आचार्य पाणिनि ने सूत्र विधि प्रयोग में लाई। सबसे पहले व्याकरण जब रचना करी गई तो व्याकरण में सूत्रों का प्रयोग करने वाले आचार्य पाणिनि थे, तो पाणिनि को इसका हम जनक मान सकते हैं। याद रखें इसके जनक जो हैं वो कौन है, पाणिनि। आचार्य पाणिनि सूत्र विधि के जनक है। और सूत्र विधि में आचार्य पाणिनि ने कितने प्रकार के सूत्रों का प्रश्न, कितने प्रकार के सूत्र बताए, तो सूत्र उन्होंने 6 प्रकार के बताए।
के प्रकार उन्होंने कितने बताए? 6। और 6 प्रकार के सूत्र क्या हैं हमारे, वो भी मैं आपको परिभाषा के दौरान, लेक्चर के दौरान बताऊंगा। अब प्रश्न आता है कि सूत्र होता क्या है, ये भी बात आपको सीखनी है। तो सूत्र का लक्षण होता है अल्प अक्षरम असंदिग्धम सारवतो विश्वतो मुखम अस्तुभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु, ये सूत्र का लक्षण होता है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, मैं अलग अलग से लक्षण से निकाल के सारी बातों को अलग अलग कर रहा हूं। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवतम, सारवतम विश्वतो मुखम। आप इसको सीधा जोड़ के भी लिख सकते हैं, मैं इसको खंड से लिख दिया है। ये एक सूत्र, ये लक्षण जो है योगात्मक रूप में लिखा हुआ था, मैंने इसको अयोगात्मक रूप में आपके सामने व्यक्त किया जिससे आपको समझ में आ जाए। कहते थे कि इसमें सबसे पहली बात सूत्र की पहली विशेषता है अल्पाक्षर, दूसरा असंदिग्ध, तीसरा सारवत, चौथा विश्वतो मुखम, ये इसकी क्या है? विशेषता है सूत्र की। फिर बात आती है अस्तोभम अनवद्यस्य, अस्तोभम अस्तोभम का मतलब ये पांचवी विशेषता हो गई, ये इसकी पांचवी विशेषता हो गई। अनवद्यस्य, अनवद्यस्य ये छठवीं विशेषता हो गई। और सूत्रम सूत्र विदो विदु, ये सूत्र के संदर्भ में सूत्रम सूत्र विदो विदु। मित्रों सूत्र के प्रकार 6 होते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। संज्ञा 6, परिभाषा 6, विधि नियम 1 से अतिदेश और अधिकार से सर्वधर्म सूत्र लक्षण, इसको थोड़ा आगे क्लियर करूंगा। सबसे पहले सूत्र क्या होता है, सूत्र क्या होता है ये बात मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। सूत्र की पहली विशेषता है अल्प अक्षर, यानी कम अक्षरों वाला जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं। और असंदिग्धम, असंदिग्धम का मतलब जिसमें संदेह नहीं होता उसको अपन असंदिग्ध की भाषा में बोलते हैं। सारवतम, सूत्र हमेशा सार सार की बात करता है, ज्यादा डिटेल में बात नहीं करता, केवल टू द पॉइंट बात करता है, इसलिए सूत्र को सारयुक्त कहा गया है। विश्वतो मुखम, अर्थात सूत्र के बारे में जो भी बात कही गई है, सूत्र में जो भी कहा गया है वो विश्वसनीय बात कही गई होती है। विश्वतो मुखम का मतलब सूत्र विश्वसनीय होता है। अस्तोभम अनवद्यम से, अस्तोभम का मतलब सूत्र में कोई लोक लपोचन नहीं होता, अर्थात सूत्र में जो बात कही है उसमें कोई शंका नहीं होती। अनवद्य से, बिना कहे हुए, सूत्र की भाषा बिना कहे हुए ही समझ में आ जाती है, अर्थात सूत्र जैसा लिखा होता है वैसा ही बिना कहे अपनी बात आप तक पहुंचा देता है। सूत्रम सूत्र विदो विदु, इस तरीके की काव्य प्रतिभा जो होती है उसको अपन सूत्र की संज्ञा देते हैं। मित्रों ये तो सूत्र की 6 विशेषता हो गई। आपसे पूछा जाए कि सूत्र कहते किसे हैं, तो लक्षण है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवतो विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु, ये आपका लक्षण संपन्न होता है इस तरीके से। अब प्रश्न है प्रकार को लेकर, तो प्रकार में क्या बात है दोस्तों ये देख लो। प्रकार में बात आती है संज्ञा 6, परिभाषा 6, विधि नियम 1 से अतिदेशो अधिकारस्य षड्विधम सूत्र लक्षण। संज्ञा से, परिभाषा से, विधि नियम 1 से अतिदेशो अधिकारस्य षड्विधम सूत्र लक्षण। इसका मतलब होता है कि सूत्रों के 6 प्रकार हैं। सबसे पहले संज्ञा सूत्र। अब संज्ञा सूत्र का मतलब जैसे गुण संज्ञा करना, वृद्धि संज्ञा करना,
इस तरीके से जो संज्ञा करने के जो सूत्र आते हैं, जैसे अदेन गुण है, जैसे वृद्धि राधेच है, अदेन गुण वृद्धि राधेच, ये दोनों संज्ञा सूत्र की श्रेणी में आएंगे। परिभाषा सूत्र की बात, ऐसा सूत्र जो परिभाषा व्यक्त करता है जैसे एको याची है, जैसे एचो यावह, तो ये आपकी परिभाषा भी व्यक्त करते हैं। इनको अपन विधि सूत्र का नाम भी दे देते हैं कई बार। दोस्तों नियम सूत्र जो नियम के संदर्भ में बात करता है। अतिदेशो, अतिदेश का मतलब किसी स्पेशलाइजेशन, अर्थात बात करें तो किसी एक संदर्भ में जो बात करता है। अधिकार से, और जो अधिकार विशेष की बात करता है, किसी जैसे अव्यय भाव है, जैसे संहितायाम है, ये अधिकार सूत्र हो गए। तो ये आपसे ऐसे पूछेगा नहीं कि कौन सा सूत्र अतिदेश है, कौन सा अधिकार है, कौन सा नियम है, केवल इतना पूछ सकता है कि सूत्र कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार का आपको जवाब देना है। इसमें देखिए आपको सूत्रों के प्रकार की बात करनी है, सूत्र किसे कहते हैं ये भी मैंने बता दिया। अब इसके संदर्भ में जो बात है उसको देख लीजिएगा। 2 मिनट। सूत्र विधि के लिए स्पेशल क्या है? सबसे पहले जनक में बात आती है, तो जनक मैंने अभी क्लियर किया, आचार्य पाणिनि है। आचार्य पाणिनि के साथ साथ मित्रों पतंजलि ने भी सूत्रों का प्रयोग किया है, याद रखना। तो सबसे पहले जनक तो आचार्य पाणिनि है, अब प्रयोगता कौन है सूत्र विधि का दोस्तों? पतंजलि। अगर प्रश्न आता है जनक कौन, तो आचार्य पाणिनि है, प्रयोगता की बात आती है तो पतंजलि। याद रखिएगा, इसको पंडित विधि, पांडित विधि, परंपरागत विधि कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। व्याकरण के नियमों को सूत्र के माध्यम से बताना, व्याकरण के नियमों को सूत्र के माध्यम से बताना। सबसे पहली विशेषता क्या है? व्याकरण नियमों को सूत्र के माध्यम से बताना। व्याकरण के नियमों को सूत्र के माध्यम से बताना होता है, इसका ध्यान रखना। और सूत्र विधि का सबसे उपयुक्त शिक्षण सूत्र जो है इसमें प्रयोग में जाता है, वो शिक्षण सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। अगर प्रश्न पूछा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट थॉट्स लिखा हूं मैं ये, यानी कि सामान्याद विशेषण प्रति, सामान्याद विशेषण प्रति, याद रखिएगा सामान्य से विशेष की ओर, इस सिद्धांत पर ये विधि काम करती है सूत्र विधि। सबसे पहले सामान्य बात होगी, जैसे मान के चलिए कि हमने आपको बोला कि साहब जैसे किसी का चित्र दिखा दिया आपके लिए, गाय छपी हुई है, गाय का चित्र दिखा दिया, तो आप गाय को केवल हिंदी में गाय समझते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या है, तो गाय शब्द से लेकर जब हम बात करेंगे तो गाय से धेनु का ज्ञान, ये सामान्य बात हो गई, ये विशेष बात हो गई। यानी कि जो चीज सामान्य है, जैसे मान के चलिए कि ये क्या है, ये लिखने का कलम है, और कलम है, पेन है, मार्कर है, हम कुछ भी बोलते थे, लेकिन संस्कृत में नाम क्या होगा, तो कलम शब्द से कलमों का ज्ञान, ये सामान्य से विशेष की बात होगी। तो आपसे पूछा जाए कि सूत्र विधि का शिक्षक सूत्र कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत का ये काम करती है। ध्यान रखना, सूत्र विधि में सबसे अहम बात, अध्यापक अपने पांडित्य का प्रदर्शन करता है, पांडित्य शैली का प्रदर्शन, पांडित्य शैली का प्रदर्शन, यानी कि सूत्र विधि के अंतर्गत पांडित्य शैली का प्रदर्शन किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। दोस्तों मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है, ये प्रतिकूल है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है। क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक विधि वह होती है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं, दोनों ही अपना योगदान निभाते देते हैं। तो दोस्तों ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल इसलिए है क्योंकि इसमें केवल अध्यापक जो है वो सूत्र बोलेगा, बाकी छात्र केवल उसको सुनेंगे। याद रखना, इसमें नीरसता रहती है एक तरह से, अध्यापक ही अध्यापक कार्य करेगा। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है, ये ध्यान रखना। और दोस्तों सूत्र यदि सीखना है तो मैंने बोला ना कि सूत्र विधि और पारायण दोनों किस पर बल देती है, कंठस्थीकरण।
कंठस्थीकरण पर बल देती है, ध्यान रखना। कंठस्थीकरण पर बल, यानी कि इसके अंतर्गत कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है कि इसको यदि सिखाना है छात्र को तो निश्चित रूप से उसका कंठस्थीकरण करके सिखाना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम इन दोनों विधियों के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। इसी श्रृंखला में हमारी अगली विधि आएगी, अगली विधि को भी हम आपके साथ लिए चर्चा में लेके आएंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।